सॉरी। ओके सर। हाँ, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कंफर्मेशन दे दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑल राइट। देखिए, सीजीएल का पेपर 2024 का हम डिस्कस करेंगे। अभी सीजीएल एग्जाम आपका आने ही वाला है, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए भाई सीजीएल में किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको ही अकॉर्डिंगली हम लोग आपका फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीजीएल की सीरीज करेंगे सर, सीजीएल 2025 2024, उससे पहले के क्वेश्चंस। फिर हमारा सीजीएल की सीरीज होने के बाद हम लोग आपका सीएचएसएल की सीरीज करेंगे। तो एक एक करके सारे आपके पीवाईक्यू को हम धो डालेंगे। ठीक है सर, चलिए। तो देखिए, ये मैंने इस हिसाब से बनाया है, आपका आंसर के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेटरी पार्ट भी ऐड किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए उसको भी मैंने ऐड किया है। तो ये एक पूरा पीडीएफ आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर लीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी का ये क्यूआर कोड है। हाँ, देखिए, पोस्टपोन होने की अभी कोई खबर नहीं आई है, एग्जाम पोस्टपोन होने की। ठीक है, तो अभी आपका अगर एग्जाम पोस्टपोन हो भी जाता है तो अभी आपको सोचना नहीं है इस बारे में, है ना। जब तक एक गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अपने आप को कंफ्यूजन में मत रखिए। जो भी डेट फिक्स है उसके हिसाब से ही तैयारी करिए, है ना, वरना इसी में मोमेंटम ब्रेक होता है। मान लो आप ब्रेक करके मोमेंटम पार्टी करने निकल गए, मान लो एग्जामिनर ने बोल दिया नहीं हम तो रेडी हैं भाई पेपर लेके, तो ऐसा मत करिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अभी आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है चेंज होने का। जब तक नहीं आता है तब तक यही मान के चलना है, यही अंतिम तारीख है, इसमें ही मेरा पेपर है। ठीक है, चलो जी। तो आपका ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, तो जितनी भी आपकी फ्री क्लासेस नॉर्थ ईस्ट पीएससी करा रहा है, जो भी शेड्यूल पीडीएफ नोट सब आपको हमारा नॉर्थ ईस्ट पीएससी का एक डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। न्यू नोटिफिकेशन से चांसेस तो लग रहे हैं कि इसी नोटिफिकेशन से हो, बट मे भी हो सकता है चेंज हो। तो वो देखिए आपका गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, एपीएसएसबी एपीपीएससी डिसाइड करेगा। ठीक है, तो वो उन पे ही छोड़ देते हैं जब तक उनकी तरफ से कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक। ठीक है, चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री। ये किताब है सर नेचुरल हिस्ट्री, इसका राइटर कौन है जल्दी बताइए। हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री। चार्ल्स डार्विन, प्लिनी, एरिस्टोटल या कार्ल लिनोस। बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा। हु इज द राइटर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री। देखो, कुछ बार कुछ क्वेश्चंस आपका रहते हैं, जैसे ये एक सेक्शन है बुक्स एंड ऑथर्स का। तो बुक्स एंड ऑथर एक ऐसा सेक्शन है सर आपका जहां पर कोई एक मान लो फेमस बुक है, कोई इंपॉर्टेंट बुक है, उसका ऑथर पूछ लेगा। या कभी कभी करंट इवेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो कोई करंट इवेंट में कोई नई बुक किसी ने लिखी है, ठीक है, तो उस पर सवाल पूछ लेगा। तो इस तरह के आंसर्स दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो बताइए क्या है सर करेक्ट आंसर। ओके, तो दो लोगों ने बोला है प्लिनी। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर इज प्लिनी। तो ये जो नेचुरल हिस्ट्री की बुक है, ये आपका एक रोमन ऑथर है प्लिनी, उन्होंने लिखी है। एंड इज डेडिकेटेड टू द जो आपका एम्परर था टाइटुस। ठीक है, एक रोमन एम्परर है टाइटुस, उसको ये डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर ये जो बुक है इसकी सिग्निफिकेंस इस बात की है कि ये वन ऑफ द सर्वाइविंग टेक्स्ट जो हैं आपका रोमन एम्पायर के, उनसे बिलोंग करती है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क्स टू हैव सर्वाइव्ड इंटैक्ट फ्रॉम द रोमन एम्पायर टू मॉडर्न टाइम्स। तो रोमन एम्पायर के बारे में, एम्परर टाइटुस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमें इस किताब से आपका मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज बाय। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत बार पूछा गया है। और जब भी मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ एंशियंट हिस्ट्री में, गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। अब तो हिंट भी दे दी, बता दो क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कई बार रिपीट होता है, मैं जब भी आता है यही बोलता हूँ, इसको ध्यान रखना, ये आने के चांसेस रहेंगे। 2 बार 3 बार मतलब फ्रिक्वेंटली देखा गया है अपना अरुणाचल के एग्जाम्स में। तो जल्दी बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या है। इलाहाबाद द पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज बाई, क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। हाँ जी, बताइए सर। आंसर नहीं आ रहा है सर आप लोगों का।
देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, इसमें नहीं करेंगे तो किस में करेंगे सर? हाँ, कालिदास। ओके, और कोई बताइए। ये सवाल इम्पोर्टेंट है सर। ये समझ लो, अगर आज इस सवाल पे आपकी नजर पड़ गई है तो आज के आज इसको डन करो, फाइनल करो। ये क्वेश्चन अगर कसम खा लो दोबारा पूछा जाता है, गलत नहीं करना है, ठीक है? कसम खा के रखो। ऑल राइट, जो हरिसेन कह रहे हैं वो करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर इज हरिसेन। हरिसेन कौन थे? आप गुप्ता एम्पायर जब पढ़ोगे तो गुप्ता एम्पायर में आपको एक राजा मिलेंगे, समुद्रगुप्त। ठीक है? जो पहले बड़े राजा थे दैट वाज चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद आपको मिलेंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने काफी एम्पायर को एक्सपेंड किया। जो एक बड़ा एक्सपेंशन माना जाता है गुप्ता एम्पायर का, वो किसने किया? समुद्रगुप्त ने किया। तो उनके कोर्ट में एक पोइट थे हरिसेन, उन्होंने उनके जो राजा है चंद्रगुप्त, उनके बारे में, उनकी जो अचीवमेंट्स है, एक पिलर है इलाहाबाद में, ठीक है, उसमें उन सारी चीजों को इंस्क्राइब करवाया। तो उसी पिलर के रिगार्डिंग ये सवाल था कि ये किसने इंस्क्राइब करवाया, तो समुद्रगुप्त के कोर्ट के पोइट है हरिसेन, उन्होंने करवाया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कुछ और जानकारी जाननी है तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, बाकी और किस तरह से लिखा गया है ये सब नहीं आपका होगा, ठीक है? तो इस वजह से आपका मेन जो चीज है बस यही ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद प्लेन इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज बाय हरिसेन। ठीक है सर, ऑल राइट ऑल राइट। चलिए लूसी जी, ओके, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। नाम दफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन द ईयर। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसको तो हम कह सकते हैं सर ये आपका अरुणाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नाम दफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन विच ईयर? 1983, 75, 86 या फिर आपका 1970? जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑल राइट, 1983। हाँ, तो ज्यादातर लोगों का आंसर क्या आ रहा है? 1983। तो 1983 में नामदफा क्या बन रहा है? नेशनल पार्क। बिल्कुल सही बात है, 1983 में नामदफा क्या बन रहा है? नेशनल पार्क। तो देखो, नामदफा वाज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 1983 में क्या होगा? नामदफा बिकेम ए नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व। तो सिर्फ नेशनल पार्क नहीं बना था नामदफा, क्या बना था? टाइगर रिजर्व। मुझे कमेंट करके बताइए अपने अरुणाचल में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है? चलिए सर, तो ये तो पहली चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, नामदफा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना? नामदफा नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए सर, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि सर ये आपका टाइगर रिजर्व भी बना था 1983 में, नेशनल पार्क के साथ साथ। अब यहाँ पे जब नामदफा की बात हो रही है तो थोड़ा दो तीन चीजें और जान लेते हैं। जैसे एक टर्म यूज होता है, बिग कैट। बिग कैट किसको कहते हैं? बिग कैट कहते हैं लाइन को, टाइगर को, लेपर्ड को, पैंथर्स को। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? बिग कैट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इट इज द ओनली पार्क इन द वर्ल्ड टू हैव द फोर feline स्पीसीज ऑफ कैट, मीन नेमली, मतलब चारों की चारों कैटेगरीज बिग कैट की इस नेशनल पार्क में है, और ये होने वाली इकलौती ऐसा ये नेशनल पार्क है। टाइगर भी है यहाँ पर, लेपर्ड भी है, स्नो लेपर्ड भी है, आपका क्लाउडेड लेपर्ड भी है। ठीक है, तो टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, ये जो चारों कैटेगरीज हैं आपका फेलाइन स्पीसीज, जो बिग कैट में फेलाइन स्पीसीज ये चारों काउंट होती हैं। ये चारों स्पीसीज आपको इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर ये आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि नामदफा नेशनल पार्क में कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 3 टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छा बात है। तो कौन कौन से मिल रहे हैं? एक टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर हम बात करें, और भी कई सारी प्राइमेट स्पीसीज देखी जा रही हैं, जैसे कि आसामीज मिकॉक। ठीक है, क्या क्या देखने को यहाँ पर मिल रहा है आपको? आसामीज मिकॉक, पिग टेल्ड मिकॉक, स्टम्प टेल्ड मिकॉक, और नंबर ऑफ द डिस्टिंक्टिव होलोक गिबन्स। ठीक है,
होलोगिबिन जो अपने अरुणाचल का स्टेट एनिमल भी है, तो ये वर्ड ध्यान रखना, होलोगिबिन भी यहाँ पर है और मेकॉक भी आपका यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आप नेशनल पार्क तो पढ़ ही रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक ध्यान रखने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से स्पीशीज इस नेशनल पार्क में हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। ऑल्दो एपीएसएसबी में चांसेस कम है, एपीपीएससी इस तरह के थोड़ा क्वेश्चन बनाने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर भी अगर पढ़ लो तो कोई बुराई नहीं है। चलिए सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अद्वैत फिलॉसफी वाज एडवोकेटेड बाय। अब देखो ये तो सीधा सीधा इंडियन फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है उससे उठाया हुआ सवाल है। तो इंडियन फिलॉसफी तो अब हम नहीं पढ़ते हैं सर यहाँ पर जीके में, और उसका नीड भी नहीं है, तो ये सवाल कैसे यहाँ पूछ लिया। देखो कुछ सवाल कभी कभी क्या होता है, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेता है। ये 2024 में जब क्वेश्चन आया था, इससे कुछ महीने पहले ये जो फिलॉसफी जिसने दी है, मैं चलो खैर नाम बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज आदि शंकराचार्य। तो अद्वैत फिलॉसफी किसने दी है, आदि शंकराचार्य जी ने दी है। तो आदि शंकराचार्य जी का स्टैचू इनॉग्रेट हुआ था जब 2024 का ये एग्जाम हुआ था। तो करंट अफेयर्स में मैंने आदि शंकराचार्य जी के बारे में उस टाइम बताया था, और उनकी फिलॉसफी के बारे में भी बताया था कि अद्वैत फिलॉसफी उनकी दी हुई फिलॉसफी है। ठीक है, तो जो उस टाइम ये करंट अफेयर्स पढ़ के गए थे उन्होंने इजीली इसको कर लिया था। तो कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक होगा, कोई इवेंट हो रहा होगा, उसका स्टैटिक से रिलेट करके भी कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, तो 2 साल पहले मुझको याद है कि इस तरह से एक इंसिडेंट हुआ था। चलिए सर, तो अद्वैत फिलॉसफी क्या होती है सर, किसने दी है, आपका आदि शंकराचार्य ने दिया है। तो आपका हिंदू फिलॉसफी का एक क्लासिकल स्कूल है वेदांता, अद्वैत वेदांता, इट इज ए क्लासिकल स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, जो किसने दिया है, आदि शंकराचार्य जी ने दिया है। देखो दो तरह की फिलॉसफी होती है, एक गोज विद द डुअलिज्म, एक वननेस की तरफ जाती है। ठीक है, डुअलिज्म और वननेस में डिफरेंस क्या है। डुअलिज्म कहता है कि एक इंडिविजुअल सोल, मतलब इंडिविजुअल सोल मान लो एक इंसान, और एक क्रिएटर मतलब सुप्रीम रियलिटी, यूनिवर्स, ये अलग होते हैं, मतलब यूनिवर्स अलग है, सोल अलग है। ठीक है, तो जैसे अद्वैत है ना, ऐसी एक होती है द्विवेद। तो द्विवेद मानती है कि ये दो अलग है, सोल अलग है, यूनिवर्स अलग है। बट जो अद्वैत फिलॉसफी है उसका मानना है कि सोल और यूनिवर्स दोनों एक ही हैं। ठीक है, यानी हम यूनिवर्स से अलग नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, हम और यूनिवर्स कन्फाइंड एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, सोल और यूनिवर्स एक सिंगल एंटिटी है, यहाँ ड्यूअलिज्म नहीं होगा। तो वन की बात हो रही है। तो आप अद्वैत फिलॉसफी बेसिकली किससे रिलेटेड है, अद्वैत फिलॉसफी इज रिलेटेड विद द वननेस। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भाई नहीं, है ना। अब ये सवाल क्यों पूछा वो भी मैंने आपको बता दिया, ताकि जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ें तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो। दूसरा, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि देखो हमने पहले भी करंट अफेयर्स करवाए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पूरी सीरीज आपकी कंपाइल्ड आएगी एपीएसएसबी की 2026 की। तो आपका 2026 का जितना भी करंट अफेयर्स है उस सीरीज में पार्ट वाइज आपका कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी उसका भी क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राधा कृष्णन कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, या फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बताइए, राधा कृष्णन कमीशन किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, या फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑलराइट, एजुकेशन से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज एजुकेशन। ठीक है, राधा कृष्णन कमीशन किससे रिलेटेड है, राधा कृष्णन कमीशन इज रिलेटेड टू द एजुकेशन। ठीक है,
तो ये चीज को मैं देखो थोड़ा सा डिस्कस भी करता हूँ क्लास में। जब हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट, दूसरे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो अब मैं ये पूछता हूँ कि भाई टीचर्स डे क्यों करते हैं उनके नाम पे सेलिब्रेट? इसीलिए करते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हायर एजुकेशन के लिए कमीशन बना था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। तो नवंबर 1948 में बना था, उसको उन्होंने चेयर किया था। तो इसी वजह से उनका एजुकेशन में एक बड़ा रोल माना जाता है। दैट इज वाई उनका जो बर्थडे है दैट इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स, ठीक है। तो राधा कृष्णन कमीशन ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 9 नवंबर। चलिए सर, तो दैट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ तक देखो अगर आपको बढ़िया लग रहा है, ठीक है, तो एक बार गिव मी ए थम्स अप। चीजें समझ में आ रही क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कमीशन, सॉरी हाँ, एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाँ कमीशन में क्या क्या था। इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए इसके बारे में बात किया कि रिसर्च को बढ़ाना पड़ेगा, जनरल एजुकेशन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे। और इन्हीं की रिकमेंडेशन से क्या बना था सर? यूजीसी बना था 1956 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे क्या बन रहा है? उन्हीं की रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी बन रहा है। यूजीसी क्या है? ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हमारे देश की यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करती है, ठीक है। जैसे आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है एआईसीटीई, इसी तरह से आपका यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए क्या है हमारे पास? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज यूजीसी। चलिए सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन विच डेट डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? आज ही मैं इस बारे में क्लास में बात कर रहा था। वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर आपका जैसे जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे या एंशिएंट पढ़ रहे थे तो सर एंशिएंट का मिडिवल का डेट्स कितना इंपॉर्टेंट है? तो मैं उनसे ये कह रहा था डियर देखो आपका एंशिएंट में तो एज सच बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह नहीं पूछता है, ईयर कभी कभी पूछ लेता है कि अलेक्जेंडर कब एनेक्स कर रहा है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन का ईयर पूछ लिया, या मान लो अशोका के कलिंगा वॉर का ईयर पूछ लिया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एंशियंट से ईयर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिडिवल से बैटल्स जो है उनकी ईयर्स इंपॉर्टेंट है, तो कौन राजा कब आ रहा है उसकी ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स पूछ लेता है, कभी पूना पैक्ट की डेट पूछ लेगा तो कभी जलियांवाला बाग मैसेकर की डेट पूछ लेगा। तो जैसे आप 2024 का ये क्वेश्चन देखो, उसने जलियांवाला बाग मैसेकर का डेट पूछ लिया है। चलिए सर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर 6 का? अप्रैल 13 1919। तो देखो इसमें ज्यादा आप तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी 1919 उसने मेंशन कर दिया है, तो इवेंट तो 1919 का ही हो रहा है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज आपका 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919 में हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एक आपका पार्क है जिसको जालियांवाला बाग कह रहे हैं, ठीक है। तो वो जालियांवाला पार्क जो है एक्चुअली जालियां लगी हुई थी उसमें, है ना, पूरे पार्क में, तो इसीलिए जालियांवाला बाग उसको कह रहे हैं। तो वहां पर बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कशंस हो रहे हैं कि रॉलेट एक्ट लगा था देश भर में, तो उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कैसे करा जाए उसके रिगार्डिंग उस पार्क में डिस्कशन चल रहा था। ऑल्दो सम ऑफ द पीपल वर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट, सब लोग तो नहीं थे, बैसाखी का फेस्टिवल था, एवरीवन वाज एंजॉयिंग द फेस्टिवल। बट अचानक से आपको ब्रिटिश फोर्सेस आती हैं और ब्रिटिश फोर्सेस धड़ाधड़ वहां पर फायरिंग आपका स्टार्ट कर देती हैं। तो ये आज तक का इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट इवेंट है, वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट ये अभी तक का है, ठीक है। चलिए तो ईयर वो डेट याद रखिएगा अप्रैल 1919, ठीक है। आपका उस टाइम ऑर्डर किसने दिया था ये भी कभी कभी पूछ लेता है। जनरल डायर, ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था कि सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दो और ओपन फायर कर दो बिना किसी वार्निंग दिए हुए, ठीक है। 10 मिनट तक वार्निंग चलती रही जब तक एम्यूनिशन खत्म नहीं हो गया, जिसमें कई लोगों की, कई बेगुनाह लोगों की जान गई थी, ठीक है। इसके बाद आपका गांधी जी ने भी
अपना एट्रोसिटी व्यक्त किया था, उसके बाद उन्होंने भी दूसरे मूवमेंट्स आपका लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉकिंग और दुखदाई मूवमेंट था हमारे देश की हिस्ट्री का। चलिए, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून। अपना एट्रोसिटी व्यक्त किया था, उसके बाद उन्होंने भी दूसरे मूवमेंट्स आपका लॉन्च किए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉकिंग और दुखदायी मूवमेंट था हमारे देश की हिस्ट्री का। चलिए, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द, ठीक है, अभी वॉइस ठीक आ रहा है, चेक करिएगा। ठीक है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द मून। अब देखो ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं करा जा सकता है। मैं इसका एग्जांपल भी लेता हूँ, क्योंकि देखो कभी आपसे खरगोश के दांत पूछ लेता है, कभी चांद के पहाड़ पूछ लेता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो है सो है ना, इसमें तुक्का मार के आगे बढ़ो। तो करेक्ट आंसर इज मॉन्स हुइजेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मॉन्स हुइजेंस। तो ये ध्यान रखिएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कुछ इसमें ध्यान रखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट हम आपका आगे बात करते हैं रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज। ठीक है, देखिए अभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम देना चाह रहे हैं, या उनको लगता है अब हमारा भाई तैयारी वैयारी हो गया है, अब हमको ज़रूरत है एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस की। ठीक है, तो उस डेडिकेटेड प्रैक्टिस के लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी एक बड़ा सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके 100 टेस्ट हैं, 20 जीके, 20 मैथ्स, 20 रीजनिंग, 20 इंग्लिश एंड 20 आपका फुल लेंथ। 100 टेस्ट हैं, हर एक टेस्ट को मिला के टोटल आपका 4000 क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस है। विद वीडियो सॉल्यूशन ये आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी अच्छी हो। क्वेश्चन के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो डिस्कशन से आपका रिजॉल्व हो जाएगा। टेस्ट हमारा पोर्टल में अवेलेबल है, पोर्टल में जाके आप टाइम लिमिट के अंदर अंदर भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप उसके पीडीएफ से भी कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी ऑप्शन की पॉसिबिलिटी आपको दी गई है, जो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, तो बाकी जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है 6009526445, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, और टेस्ट सीरीज के बारे में आगे की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए सर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज राजा अंपत आइलैंड लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है, राजा अंपत आइलैंड के रिगार्डिंग है। बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेयर इज राजा अंपत आइलैंड लोकेटेड। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया। ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है सर। देखो वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। ये आइलैंड वाज इन न्यूज इन दोज डेज, न्यूज में था, तो न्यूज से स्टैटिक पोर्शन उठा के उन्होंने पूछ लिया। ठीक है, बाकी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी कुछ अलग खास याद रखने का नहीं है। कभी कभी करंट अफेयर्स में आ जाते हैं इस तरह के आइलैंड्स, तो वो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। बताइए सर, राजा अंपत आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस। तुक्का लगा लो सर, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुक्का लगा लो, तुक्के से भी काम बन जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। ठीक है, तो आपका ये राजा अंपत आइलैंड। ठीक है, राजा अंपत का मतलब होता है चार किंग। ठीक है, चार किंग का मतलब एक्चुअली चार मेन आइलैंड्स हैं इसमें, मिसूल है, सलावाती है, बतांता है और वाइगो है। ठीक है, ये बतांता है, इधर सलावासी है। ठीक है, और आपका एक आपका ये मिसूल है, और एक क्या बच रहा है आपका वाइग्यू। ठीक है, तो वाइग्यू आपको इधर देखने को मिलेगा, तो ये आपका ये वाइग्यू है। ठीक है, तो ये आपका चार आइलैंड से, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कह रहे हैं, ये पूरा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये चार आइलैंड्स के एक आर्कीपेलागो है, जिसको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं, राजा अंपत आइलैंड। ये कहाँ पर है आपका, इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। मूव कर रहे हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। बताइए सर, विच कंट्री इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया।
बताइए सर, विच कंट्री इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस या फिर आपका कंबोडिया? पीडीएफ के लिए डियर आपको देखना, डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लीजिए। वो कम्युनिटी में मैं क्लास के बाद इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? लाओस, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। नहीं, सही जवाब है, करेक्ट आंसर विल बी म्यांमार, ठीक है। म्यांमार इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो कई सारे माउंटेन्स, ठीक है, अराकान वैली है, उसके अलावा फिर आप यहाँ पे देखोगे इरावाडी जैसी रिवर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आपका म्यांमार इज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स। तो अराकान यूमा जैसी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। और रिवर्स में अगर हम बात करें तो इरावडी है, सालविन है, शिंडविन है, ये कुछ मेजर रिवर्स हैं आपका म्यांमार रीजन की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी म्यांमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनाल, ठीक है। तो आपका इस बार जो मतलब जो 2024 का पेपर था उस वो थोड़ा सा वर्ड से रिलेटेड ज़्यादा कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हो बैक टू बैक 2 से 3 सवाल उससे ही पूछे गए हैं। लेकिन ये सवाल पूछने का रीज़न वही है, उस टाइम ये लोकेशंस आपका करंट न्यूज़ में थी तो उससे रिलेटेड आपका सवाल बन जाता है। तो जब हम करंट अफेयर्स में कोई लोकेशन देखते हैं तो उसके बारे में तो वहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनाल? क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर, बताइए ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस आर कनेक्टेड बाय पनामा कैनाल? करेक्ट आंसर विल बी सी, अटलांटिक ओशन एंड आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये आप मैप देख लो, मैप में अगर आप देखोगे इधर साइड आपका अटलांटिक ओशन है, इधर साइड क्या है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इनके बीच में एक छोटा सा नैरो स्ट्रेट गया है, ठीक है, छोटा सा नैरो वाटर पैसेज है, दैट इज कॉल्ड एज पनामा कैनाल, ठीक है। देखिए जो आर्टिफिशियल नैरो पैसेज बनाया जाता है वाटर का उसको कैनाल कहते हैं, और जो नेचुरली बना होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियली बनाया गया है इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, कैनाल कहा जाएगा, ठीक है। तो देयर इज योर पनामा कैनाल, इस तरह का ये आपका सेंट्रल अमेरिका वाले हिस्से में आप जाओगे तो यू विल फाइंड दिस कैनाल, है ना। तो ये आर्कटिक और सॉरी आपका ये पैसिफिक और ये अटलांटिक ओशन के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है। अब इस तरह के सवालों का कुछ नहीं किया जा सकता, तो इसमें तो आप सर कितना भी जीके पढ़ के चला जाओ इस तरह के सवाल तो नहीं बनेंगे। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि सर आपका रैंडम है, उनमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखो पिछले पेपर डिस्कशन में भी यही कहा था, चूज दैट पेपर दैट इज मोर आपका चूज दैट क्वेश्चंस दैट आर इजी। तो कभी भी पेपर आपको मिले लगे हाँ ये सवाल नहीं बन रहा, वो सवाल नहीं मिल रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा काम करिए, और काम करने के साथ साथ तुरंत अब आप क्या करेंगे, यू मस्ट गो थ्रू द पार्ट कि भाई इजी कौन कौन सा है, ठीक है। तुरंत हम किसकी तरफ जाएंगे, इजी क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल ऑफ एंटार्क्टिका? तो इसमें सर देखो कुछ करा नहीं जा सकता, जो है सो है। कौन था सर, रोल्ड एमंडसन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज रोल्ड एमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द सिटी ऑफ पेरिस इज लोकेटेड ऑन, सिटी ऑफ पेरिस इज लोकेटेड ऑन। अब ये देखो सवाल क्यों आया था इस साल 2024 में, इसके आने का रीजन क्या था? इसके आने का भी रीजन वही था सर, करंट अफेयर्स, क्योंकि आपका उस टाइम ये हमने करंट अफेयर्स में कवर भी कराया था, क्योंकि वही मैंने बताया ना, कोई भी लोकेशन आएगी उसके आसपास की चीज़ें हम डिस्कस तो करते ही हैं। तो आपका उस टाइम ओलंपिक्स चल रहे थे, 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे थे, तो इसीलिए उसने सोचा चलो पेरिस से रिलेटेड कोई सवाल पूछ लेते हैं। उसने कहा देश भर की नदियाँ तो सब जानते हैं, हम पेरिस की नदी पूछते हैं, देखें किसको पता है, कौन जानता है पेरिस की नदी। तो उसने वही पेरिस की नदी पूछ ली। तो सिटी ऑफ पेरिस इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज सीन रिवर, ठीक है।
करेक्ट आंसर इज सीन रिवर। तो ये करंट अफेयर्स में हम इस चीज़ को ऑलरेडी कवर किए थे उस साल। तो ये आप देखोगे, ये आपका पेरिस है, फ्रांस है, शहर फ्रांस, और ये पेरिस है। तो इधर आपका बह रही है सीन रिवर। ठीक है, इससे अलावा और कुछ जानकारी की इसमें नीड है नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अभी जैसे एक सवाल मैंने आपको वो समुद्रगुप्ता वाला बताया, हरिसेन अशोक वो आपका इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसी तरह से एक सवाल ये है आपका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला। ये कुछ इस तरह के सवाल हैं, या जैसे एक क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अभी के अभी रट लो, कि अगर पूछ ले भाई इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेन याद रखो, इसको तो अभी मैं बताऊंगा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दिए, तो सर हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। ठीक है, अभी देखो अपडेट हो गया है, अराउंड 11,000 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो उसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट पार्ट पड़ता है, तो ये गुजरात वाले रीजन में आप देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके अराउंड है, आपका गुजरात के अराउंड है। हाँ बिल्कुल, एपीएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है सर ये। ठीक है, एक ये हो गया, एक इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एक आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ये दो तीन उन्होंने अपना फिक्स कर रखे हैं, हर बार डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सिचुएटेड। ठीक है, ये भी वैरायटी मैं बोल के रखता हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, रेलवे के हेडक्वार्टर्स जरूर पढ़ लो। तो रेलवे के हेडक्वार्टर्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। टोटल 17 रेलवे के जोन्स हैं, तो 17 रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, कोई ना कोई उठा के आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बताइए सर इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बताइए सर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन सिचुएटेड, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो ईस्ट कोस्ट आपको क्या लग रहा है, हम किधर जा रहे होंगे, उड़ीसा साइड जा रहे होंगे। ठीक है, उड़ीसा साइड। देखो उसने जानबूझ के सारे ईस्ट के ही दिए हैं। ठीक है, हाँ, तो ईस्ट कोस्ट का करेक्ट आंसर है जो आपका ईस्ट कोस्ट वाला है। देखो कोस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ ईस्टर्न लिखा हो तब आप कोलकाता चले आना, और ईस्ट कोस्ट लिखा हो तो किधर जाएंगे, उड़ीसा चले आएंगे, यानी कि भुवनेश्वर चले आएंगे। तो करेक्ट आंसर इज भुवनेश्वर। तो अब ईस्ट कोस्ट का पढ़ रहे हो, साथ ही साथ ईस्टर्न भी पढ़ लो। तो अगर सिर्फ ईस्ट लिखा है तो कोलकाता चले आना, ईस्ट कोस्ट लिखा है तो किधर चले आएंगे सर, उड़ीसा चले आएंगे, भुवनेश्वर। एक और है सर, ईस्ट से रिलेटेड आपका टोटल 3 है, ईस्ट से रिलेटेड 3 है। एक आपका ये हो गया ईस्ट कोस्ट, और एक हो गया सिर्फ ईस्टर्न। तो ईस्टर्न में सर कोलकाता चले आना है। ठीक है, ईस्टर्न का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता है। और अगर वो आपसे पूछ ले ईस्ट सेंट्रल, ठीक है, अगर वो आपसे क्या पूछ रहा है, ईस्ट सेंट्रल, तो ईस्ट सेंट्रल में किधर चले जाएंगे, हाजीपुर चले आएंगे। ठीक है, तो 17 में एटलीस्ट ये 3 तो अभी के अभी याद कर लो, बाकी कर लेना अपनी श्रद्धा के हिसाब से। 3 तो अभी के अभी याद कर लो, ईस्ट कोस्ट में भुवनेश्वर, ईस्टर्न साइड में कोलकाता, ईस्ट सेंट्रल में आपका हाजीपुर। ठीक है, बाकी करते रहना याद, बट ये 3 अभी के अभी निपटा दो। ठीक है सर, चलिए सर। हाँ जी, बात समझ में आ रही है, यस और नो, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, गिव मी ए थम्स अप। यहाँ तक कोई डाउट होने से पूछ लीजिए सर। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व। अब देखो ये भी सवाल की जो वैरायटी है, डेज एंड डेट्स इंपॉर्टेंट है, डेज एंड डेट्स पे भी क्वेश्चंस आपके पूछते रहते हैं, और जनरली डेज एंड डेट्स हम करंट अफेयर्स में कवर आपका कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इन्वायरमेंट डे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता है। तो डेज एंड डेट्स भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है आपके एग्जामिनेशन का। तो बताइए सर, व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड।
बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 15 करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व्ड? चलो करेक्ट आंसर पे आते हैं सर। करेक्ट आंसर इज मई 22। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या है? मई 2022 को आपका ऑब्जर्व होता है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, इसको बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन मई 22 1992, ठीक है, मई 22 1992 को एक आपका कन्वेंशन साइन हुआ था जिसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पर हुआ था? नैरोबी में, नैरोबी कॉन्फ्रेंस में ये आपका साइन हुआ था। ठीक है, अब ये कौन से कन्वेंशन से, कौन से कॉन्फ्रेंस है, ये एपीएसएसबी के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, आपका एपीपीएससी के एग्जाम्स में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं पूछने के। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रहा है? नैरोबी में हो रहा है। ठीक है, तो नैरोबी में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर ये बात हुई थी कि भाई दुनिया भर में अलग अलग स्पीसीज है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जितनी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज हैं, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो इसके लिए कन्वेंशन साइन हुआ था। इसी की याद में आपका जो मई 2022 है इसको सेलिब्रेट किया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पे। ठीक है, चलिए तो इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है सर? गिव मी थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। अब देखो, नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सब आपसे पूछता ही रहता है। वैसे भी हमारे देश में अराउंड 100+ नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो आपका नेशनल पार्क्स, वैसे देखो लिस्ट देने को तो हम दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोवाइड कर भी देंगे आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि सर इतने सारे नेशनल पार्क्स हम याद कैसे रखें? तो नेशनल पार्क्स को याद रखना थोड़ा सा टिपिकल काम है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल काम है सारे नेशनल पार्क्स याद रखना। इसीलिए मैं ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग पहले आपकी क्लासेस करवा चुका हूँ। ठीक है, उस क्लासेस में मेरा यही डिस्कशन आपसे रहता था कि भाई क्लास में उनको प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट पीएससी करके सर्च कर लेना, 5 लेक्चर मिल जाएंगे, वहाँ मैंने सारे के नेशनल पार्क्स आपको याद कराएं। तो ठीक है, तो जितने भी नेशनल पार्क्स आपको याद करने हो वो क्लास अटेंड करके आप सारे के सारे नेशनल पार्क्स को याद कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है, पहले इसका आंसर दे दो। तो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। तो सिमलीपाल जो है एक्चुअली नेशनल पार्क भी है। तो अगर आपको ये ध्यान होता कि सिमलीपाल नेशनल पार्क इज इन उड़ीसा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए झट से याद हो जाता। अगर आपने नेशनल पार्क अच्छे से कर लिए ना, तो आपको ये सारे टाइगर रिजर्व भी इसमें कई सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया का लिस्ट है। तो इसको ये अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे करंट अफेयर्स में आए इसको चेंज करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन लोकेटेड? कोई इंस्टीट्यूशन उठा के घट झट से पूछ लेगा न्यूज में। ठीक है, जैसे 2025 के पेपर में भी हमने देखा था, एक इंस्टीट्यूशन पूछ ली। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूशन उसने कौन सी पूछी? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। अब देखो, इस तरह की बॉडीज आप अलग से याद नहीं रख सकते, स्टेटिक में तो याद नहीं रख सकते। तो करंट अफेयर्स में इस तरह की बॉडीज आती रहती हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना होता है कि इन किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही हैं और ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपका करंट इवेंट्स में कोई इंपॉर्टेंट बॉडीज जो आ जाती हैं, बस उसको ही पकड़ के रखो। इसको अलग से याद रखने का नीड नहीं है, क्योंकि कितना बॉडीज रखोगे आप याद? ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर इज देहरादून। ठीक है, तो आईसीएफआरई कहाँ पर लोकेटेड है? आपका देहरादून में लोकेटेड है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका ये बॉडी आता है। क्लियर है सर? यहाँ तो कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट? बताइए, 18, 20, 22, 20, 34।
हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो ये जब भी हम शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम उसमें शेड्यूल 8 की बात करते हैं, तो वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि सर हमारे शेड्यूल 8 में एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं। तो करेक्ट आंसर इज 22। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हाँ, तो ये तो आसान सवाल है, ज़्यादातर लोग हम लोग बता ही देंगे इसको। तो करेक्ट आंसर इज 22। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपका मेंशन्ड है। ठीक है, जब 1950 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ऐसे भी पूछ सकता है कि ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी। फिर धीरे धीरे ये आपका एड ऑन होती गई। तो आप मान के चलो ये पूरी एक लिस्ट है कि 1950 में कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, फिर धीरे धीरे आपका जैसे जो एडिशन हुआ है कि 67 में आप देखोगे 67 में सिंधी ऐड हुई। ठीक है, 1967 में सिंधी ऐड हो रही है। फिर आप 2003 में देखोगे आपका बोडो ऐड हो रही है। ठीक है, आपका डोगरी ऐड हो रही है, मैथिली ऐड हो रही है। फिर उसके बाद आपका संथली ऐड हो रही है। ठीक है, और आपका 1992 में आप देखोगे 1992 में कोंकणी ऐड हुई थी, मणिपुरी ऐड हुई थी, और 1992 में कौन सी ऐड हुई थी, नेपाली ऐड हुई थी। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस फिर धीरे धीरे आपका फर्दर ऐड ऑन होती चली गई। तो शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी हमारे 8 शेड्यूल में, और धीरे धीरे करके आज कितनी लैंग्वेजेस हो गई हैं, 22 लैंग्वेजेस आपका हो गई हैं इन 8th शेड्यूल। क्लियर है सर? चलिए, तो इसको ध्यान रखेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बारदो शाम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? अब सर ये सवाल तो मतलब इससे आसान क्या ही पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो अभी जिसका खाता नहीं खुला हो, जिससे एक भी सॉल्व नहीं हुआ हो, वो इसका आंसर अटेम्प्ट करके खुश हो सकता है। बताइए, बारदो शाम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? ठीक है, अब देखो सर, स्टेट तो बता ही दोगे, ट्राइब बता देना कौन सी ट्राइब में परफॉर्म होता है ये। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है। देखो, फेस्टिवल से रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है ना, कभी ये नहीं पूछता ये फेस्टिवल किस ट्राइब का, उसको भी पता है, इतना तो सब जानते हैं। वो क्या पूछता है, किसी भी फेस्टिवल से रिलेटेड कोई डांस या कोई रिचुअल, उससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत रहते हैं अपना अरुणाचल जीके में। ठीक है, तो जितने भी आप फेस्टिवल्स देखें तो उन पे ट्राइब से ज़्यादा फोकस करिए, इसमें कौन सा डांस परफॉर्म हो रहा है या कौन सा रिचुअल परफॉर्म हो रहा है, उस पे चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, इसको तो सही बताना है, इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो आपका ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है, अपना अरुणाचल प्रदेश में। तो शेरदुकपेन कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of power between the central and state government? Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of power? ठीक है, देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आई थिंक 25 में भी आया है। ये आपका शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से कहता हूँ भाई, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आप पूरा पॉलिटी पढ़ो, कोई काम ना आए, आप सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स पढ़ के चले आओ, आपका काम बन जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर। ठीक है, तो विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स? बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आसान है, ये तो बन जाना चाहिए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए सर। Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of power between the central and state governments? बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज 7th शेड्यूल। करेक्ट आंसर इज 7th शेड्यूल। ठीक है, तो इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन आपका यूनियन और स्टेट। चलिए सर, तो ये आपका 12 के 12 शेड्यूल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आप एक बार इसको गो थ्रू कर लें। शेड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं, शेड्यूल्स पे आपका क्वेश्चंस बनते रहते हैं ना। आपने मेरी क्लास करी होगी तो मैं इसका निमोनिक भी बताता हूँ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे करके आप 12 के 12 शेड्यूल्स को याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
देखो सर, शेड्यूल 7 से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। शेड्यूल 7 में क्या है? फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट में क्या होता है सर? फेडरल लिस्ट में एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे यूनियन ही लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट ही लॉ बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर यूनियन भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, चलिए सर, तो इसमें ध्यान रखना, फेडरल में यूनियन, स्टेट, कंकरेंट आपका 3 कैटेगरीज हैं। तो ये पूछ रहा है कि कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इसको याद रखने का उतना नीड नहीं रहता है, बट कभी कभी इस तरह के देखो क्वेश्चन बन जाते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं सर? इट कंटेन्स 52 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें कितना सब्जेक्ट्स आपका लाई करता है? 52 सब्जेक्ट्स। चलिए सर, तो इसको ध्यान रखिएगा। मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। ठीक है, जैसे मैं आजकल क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो ये बात बोलता हूँ कि भाई आजकल थोड़ा सा फैशन बन गया है कि कभी कभी क्या होता है, कोई लॉ पूछता है और उसका ईयर पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे राइट टू एजुकेशन आपसे पूछ चुका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ये आपके सामने है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का भी पूछा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी पूछा है। तो जैसे मैं सिटीजनशिप एक्ट पढ़ाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि इस तरह के लॉज पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपसे सिटीजनशिप एक्ट भी पूछ ले। तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, उनका ईयर याद रखना इसीलिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 2001, 2005 या 2000 या 2020। ठीक है, तो आप थोड़ा तो आइडिया लगा ही सकते हो। 2020 तो बहुत नियर है, तो 2020 तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ईयर याद है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, डेट याद रखने का नीड नहीं है, ईयर याद होने से काम बन जाएगा। बिल्कुल सही बात सर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, और इसी एक्ट के आने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? इंफॉर्मेशन कमीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी एक्ट के आने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? इंफॉर्मेशन कमीशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था? जून 2005 में, और इफेक्टिव कब हुआ था? अक्टूबर 12, 2005। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आरटीआई एक्ट ऑफ 2005। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए सर। कोई डाउट होने से पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा पीडीएफ में है, पढ़ लीजिएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अरुणाचल जीके का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बताइए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो 371 बी, 371 एच, 371 डी या फिर 371 आई। बताइए सर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आसान है सर, हम लोग इसको तो अरुणाचल जी के में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बताइए सर, ये तो आसान है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या होगा सर इसका करेक्ट आंसर? बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जैसे अपना स्पेशल स्टेटस है अरुणाचल, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 371 एच। तो ये 371 ए बी सी डी ये सब क्या है? अलग अलग स्टेट्स के आर्टिकल हैं। जैसे 371 ए इज फॉर नागालैंड, तो 371 एच इज फॉर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन से अमेंडमेंट से आया था? तो 371 एच शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। तो कौन सी अमेंडमेंट थी? तो इट वाज बाय द 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1986। अभी तक जनरली आर्टिकल ही पूछा है, अमेंडमेंट नहीं पूछा है। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम में आपसे आर्टिकल के अलावा अमेंडमेंट भी पूछ ले। ठीक है, आर्टिकल के अलावा हो सकता है आपसे अमेंडमेंट भी पूछ ले कि आपका 371 एच कौन सी अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, देखो 371 एच के अलावा आपसे कोई अमेंडमेंट पूछता नहीं है, तो डिस्कस करने से ठीक नहीं है, है ना? उसके कोई फायदा नहीं है खास।
जो ज़रूरी है हम उसकी बात करते हैं कि जैसे 371H आपसे ऑलरेडी पूछ चुका है, तो अमेंडमेंट भी नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है आपसे पूछ ले कि 55th अमेंडमेंट 1986 है ना, कि ये 371H कौन सी अमेंडमेंट से आया। इस तरफ एग्जामिनर का ध्यान जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है सर। चलिए, तो जहाँ पे डियर आपका रेनिया जी ज़रूरी होगा वहाँ पर हम ऑप्शंस को ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज गिवन बाई। ठीक है, द टर्म रेडियो एक्टिविटी, तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जनरल साइंस का। रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था ये टर्म? माइकल फराडे, मैरी क्यूरी, मेंडलीव या फिर आपका डाल्टन? 44th नहीं सर, 55th अमेंडमेंट। 44th दूसरा अमेंडमेंट था, ठीक है ना। 44th अमेंडमेंट दूसरा था। बताइए सर, द टर्म रेडियो एक्टिविटी वाज गिवन बाय माइकल फैराडे, मैरी क्यूरी, मेंडलीव, डाल्टन। ठीक है, एक फेमस साइंटिस्ट हैं, अगर हिंट दे दिए तो सब कर ले जाओगे। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज मैरी क्यूरी। ठीक है, तो मैरी क्यूरी ने ये टर्म दिया था आपका रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये एक ऐसी लेडी हैं मैरी क्यूरी, उनको फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला है, केमिस्ट्री में भी मिला है। हमको एक नहीं मिल रहा, उनको दो दो मिल गया अलग अलग सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इतना इंटेलेक्चुअल और टैलेंटेड पर्सन थी वो। ठीक है, चलिए सर, देखो उन्होंने आपका रेडिएशन डिस्कवर नहीं किए। रेडिएशन किसने डिस्कवर की? हेनरी बेक्यूरल ने। हेनरी बेक्यूरल फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल रेडिएशन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि रेडिएशन डिस्कवर किसने की है, जनरली। हाँ, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें लोग लगा देते हैं मैरी क्यूरी। ये नहीं होगा। अगर वो पूछे रेडियो नेचुरल रेडिएशन किसने डिस्कवर की थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड नेचुरल रेडिएशन, तो वो थे हेनरी बेक्यूरल। ठीक है, फिर मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी, उन्होंने इस पूरी सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया और इस फिनोमिना को डिफाइन किया। तो नेचुरल रेडिएशन को सबसे पहले डिस्कवर कौन कर रहा है? बेक्यूरल कर रहे हैं। और फिर इसको डिफाइन और इसको नेमिंग किसने दी? मैरी क्यूरी ने दी। तो ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ होती है। रेडियो एक्टिविटी वर्ड हम पकड़ लेते हैं और ये सवाल भी पूछ ले नेचुरल रेडिएशन सबसे पहले किसने डिस्कवर की, उसमें भी हम मैरी क्यूरी लगा देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कि सर जो आपका रेडिएशन है नेचुरल एमिट जो हो रहा है वो बेक्यूरल, हेनरी बेक्यूरल ने डिस्कवर किया है। बट उसकी जो नेमिंग है और उसके पीछे का जो फिनोमिना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो किसने बताया? वो आपका मैरी क्यूरी और उनके साथ में उनके हस्बैंड थे पेरी क्यूरी, उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज को थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बोटनी? बोटनी के फादर कौन है सर? बोटनी के फादर बताइए कौन है सर? हाँ जी, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, बताइए सर। ठीक है, तो इस तरह के भी कभी कभी जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने आपका टेस्ट सीरीज बनाया है, ताकि जो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो आपका शायद सिलेबस से कवर नहीं हो पाए, वो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम आपकी कवर कर पाए। तो ये पर्पस होता है आपका टेस्ट सीरीज का। ठीक है, तो इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। एरिस्टोटल प्लीज मत बोलिए, करेक्ट आंसर इज थियोफ्रेस्टस। करेक्ट आंसर इज थियोफ्रेस्टस, एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैं थियोफ्रेस्टस, उन्होंने आपका इसको डिस्कवर किया। उनके साथ इन्वॉल्व थे एरिस्टोटल। ठीक है, तो उनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज थियोफ्रेस्टस। चलिए सर, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस डे। बाद में मैं एक बार यही बोलूँगा, इसका पीडीएफ लेना है या आपका आगे का जो भी क्लासेस होगा उसका शेड्यूल, लाइव क्लास का लिंक वगैरह, कम्युनिटी ज्वाइन करके रखिए, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आगे फ्री मटेरियल नॉर्थ ईस्ट पीएससी प्रोवाइड करेगा सब आप एक जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनली नॉर्थ ईस्ट पीएससी का टेस्ट सीरीज इस टाइम काफ़ी स्टूडेंट उसको डिमांड में ले रहे हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पर आप एक साथ 4000 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशंस के साथ हैं, सब्जेक्ट वाइज डिफाइंड है, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको
फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेगा। तो ओवरऑल आपका टोटल 100 टेस्ट हैं, 4000 क्वेश्चंस हैं, जो इंश्योर करते हैं कि आपके सिलेक्शन में किसी भी तरीके की कमी ना रह जाए। ठीक है, 4000 क्वेश्चंस का आप समझ लो, एक एक सब्जेक्ट में जब आप 1000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप लगभग लगभग हर एक वैरायटी छू रहे हो एग्ज़ाम में। ठीक है सर, चलिए फिर तो आई होप यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। यहाँ के बाद आपका कोई भी डाउट होने से, कुछ भी सवाल होने से आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, आगे इस तरह के और भी सेशन कंटिन्यू रहेंगे। ये 2024 का था, फिर हम CGL का 23 और ये CGL की सीरीज़ ख़त्म करेंगे, फिर CHSL की शुरू करेंगे। ठीक है डियर, तो ये कहानी आपका चलता रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट होने से आप कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो का रिकॉर्डिंग हम ऐप में अपलोड कर देंगे। चलिए सर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिए और अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।